सेकंड, हम मेटल्स की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। सो अगर हम किसी भी मेटल्स की बात करें तो मेटल्स जब कभी भी वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे, या किसी किसी केसेस में वो मेटल ऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं। प्लस यहाँ पे एज अ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी, मतलब हाइड्रोजन गैस भी एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगी। वैसे तो मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्ट करना मेटल्स की रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर कोई मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो वाटर से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, और कोई मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है तो हो सकता है कि वो वाटर से रिएक्ट ही ना करे। इसके बाद वाटर का मेटल से रिएक्ट करना वाटर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कोई कोई मेटल कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, कोई कोई वाटर हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और किसी किसी केसेस में मेटल वाटर स्टीम के साथ ही रिएक्ट करेगा। स्टीम जनरली वाटर का गैसियस फॉर्म ही होता है जिसका टेम्परेचर नॉर्मल वाटर से कहीं ज़्यादा होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्टीम is a very hot form of water which is in gaseous state। तो यहाँ पे हम दो रिएक्शन लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज जब मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा यानी कि कोल्ड वाटर से, तो वो फॉर्म करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, जब मेटल स्टीम से रिएक्ट करेगा या फिर आप कह सकते हो हॉट वाटर, तो यहाँ पे फॉर्म होगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसे हम कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स को रिएक्ट करवा के देखेंगे, विच इज पोटेशियम एंड सोडियम। उन्हें हम वाटर से रिएक्ट करवा के देखेंगे कि क्या फॉर्म होता है। और रिएक्शन की स्टार्टिंग हम कोल्ड वाटर से ही करेंगे। स्टार्टिंग में हम सभी को कोल्ड वाटर से रिएक्ट करवा के देखेंगे कि क्या फॉर्म होगा, और जब कोई मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा तो हम उसे स्टीम यानी कि हॉट वाटर से रिएक्ट करके क्या बनता है, क्या फॉर्म होता है एज अ प्रोडक्ट, ये चीज़ चेक करेंगे। फर्स्ट इज पोटेशियम। जब पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करेगा, इवन पोटेशियम कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाएगा, हमें यहाँ पे हॉट वाटर लेने की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट, जब पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, प्लस एक और चीज़ यहाँ पे निकलेगी दैट इज हीट। और इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब एज अ प्रोडक्ट के साथ आ रही है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हमने पहले भी देखा था, हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सेकंड एग्जांपल इज जब हम सोडियम को वाटर से रिएक्ट करवाएंगे। सोडियम के लिए भी हमें कोल्ड वाटर ही चाहिए क्योंकि ये कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाएगा, और जब सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, प्लस यहाँ पर भी हीट एज अ प्रोडक्ट बनेगी। तो सेकेंड रिएक्शन भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगी। एक चीज हमें दोनों रिएक्शन में नोट करनी है कि जब हम सोडियम और पोटेशियम को रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए इंपॉर्टेंट, दैट इज हाइड्रोजन प्लस हीट। और ये हाइड्रोजन और हीट दोनों ही एक छोटा सा एक्सप्लोजन शो करते हैं मिलके, यानी कि जो ये हीट फॉर्म हुई, इस हीट की वजह से हाइड्रोजन इजीली आग पकड़ लेता है और ये रिएक्शन हमें एज अ एक्सप्लोजन दिखाई देती है, फिर चाहे हम पोटेशियम की बात करें या सोडियम की बात करें। नेक्स्ट, हम सोडियम और पोटेशियम के बाद कैल्शियम को वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, और कैल्शियम के लिए भी हॉट वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कैल्शियम को भी हम कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट करवाएंगे। जब कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व होगी, एज अ प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन क्या कैल्शियम के केस में भी कोई हमें एक्सप्लोजन दिखाई देगा? कैल्शियम के केस में हमें कोई एक्सप्लोजन नहीं दिखाई देता। उसके पीछे एक रीज़न है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस तो फॉर्म हो रही है लेकिन इतनी ज़्यादा हीट जनरेट नहीं हो पा रही जिससे कि ये जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई है वो इजीली आग पकड़ ले, विच मीन्स हीट यहाँ भी जनरेट होगी लेकिन पहली दो रिएक्शंस के कंपैरिजन में बहुत कम। नेक्स्ट मेटल से जब हम वाटर को रिएक्ट करवाना चाहेंगे, यानी कि कोल्ड वाटर को ही रिएक्ट करवाना चाहेंगे, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा।
और ये नेक्स्ट मेटल है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, बट ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। सो मैग्नीशियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट इवॉल्व होगी। अगर हम मैग्नीशियम को नॉर्मल हॉट वाटर से रिएक्ट ना करवा के एक स्टीम से रिएक्ट करवाएं, तो हमने देखा था कि जब कभी भी कोई मेटल एक स्टीम से रिएक्ट करता है तो वहाँ पर मेटल ऑक्साइड बनता है। सेम यहाँ पे भी जब मैग्नीशियम स्टीम से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, प्लस एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। नेक्स्ट, हमारा कोई भी मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, तो जो भी मेटल होगा वो एक स्टीम से ही रिएक्ट करवा के हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले जब एल्यूमिनियम को हम स्टीम से रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। नेक्स्ट, जब हम जिंक को स्टीम से रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। एंड लास्ट, जब हम एक रेड हॉट आयरन को स्टीम से रिएक्ट करवाएंगे, क्योंकि नॉर्मल आयरन स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करेगी, इतनी फास्ट रिएक्शन नहीं करेगी, तो रेड हॉट आयरन, जब हम आयरन को भी गर्म करें और एक स्टीम से रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड फॉर्म होगा प्लस यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसके अलावा भी हमारे पास और बहुत मेटल हैं, जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और इनके अगर हम वाटर से रिएक्शन की बात करें तो इनमें से कोई भी कोल्ड वाटर हो, फिर चाहे वो हॉट वाटर हो, फिर चाहे वो स्टीम हो, इनमें से कोई भी मेटल वाटर के किसी भी फॉर्म से रिएक्ट नहीं करेगा। तो एट लास्ट हमने ये देखा कि मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते हैं। कोई कोई मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, कोई कोई मेटल हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा और कोई कोई मेटल वाटर की स्टीम से रिएक्ट करेगा। और ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो वाटर से रिएक्ट करते ही नहीं, और जब भी मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा वो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा, और जब भी मेटल एक स्टीम से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे वो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि कैसे मेटल हाइड्रोजन के आयंस को डिस्प्लेस कर देते हैं वाटर में। इससे पहले हमें ये पता है कि वाटर आयोनाइज्ड सॉल्यूशन होता है, और आयोनाइज्ड सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के आयंस भी प्रेजेंट होंगे और हाइड्रोक्साइड के आयंस भी प्रेजेंट होंगे। अगर इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के आयंस ज़्यादा होंगे तो ये एक एसिड होगा, और हाइड्रोक्साइड के आयंस ज़्यादा होंगे तो ये एक बेस होगा। हमें यहाँ पे हाइड्रोजन के आयंस की डिस्प्लेसमेंट देखनी है कि कैसे मेटल हाइड्रोजन के आयंस को डिस्प्लेस करता है। तो हमें यहाँ पे मेटल्स को एसिड से रिएक्ट करवाना पड़ेगा, यानी कि डाइल्यूट एसिड से, क्योंकि डाइल्यूट एसिड्स में हाइड्रोजन के आयंस हाइड्रोक्साइड के आयंस से थोड़े से ज़्यादा होते हैं।